बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी जो सेकंड ईयर है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वही कंडीशन आपके सामने आ गई है। जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो एक के साथ एक फ्री, तो अब सेकंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर फ्री। तो इस वजह से अब आपके पास ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने अपनी सेकंड ईयर को जो है वो सेव करना है, क्योंकि सेकंड ईयर सेव होगी तो फर्स्ट ईयर भी सेफ़ है। तो इसलिए बेटे आपने सेकंड ईयर में मोटिवेटेड होके काम करना है, दिल से काम करना है। और जो गलतियां आपने फर्स्ट ईयर में की, नो डाउट उनका रिज़ल्ट तो आपको नहीं मिला, लेकिन अब उनसे परहेज़ कीजिएगा, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो बुक है उसका ओवरव्यू सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसके बाद इसकी जो पेयरिंग स्कीम है हम उसकी बात करेंगे, और उसके बाद जो चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बेटे आपके पास जो केमिस्ट्री सेकंड ईयर बुक ओवरव्यू है, इसमें आपके पास माशाल्लाह माशाल्लाह 16 चैप्टर हैं। मींस यहाँ पे सेकंड ईयर में आपके पास बरकत ज़्यादा हो गई है चैप्टर की। फर्स्ट ईयर में 11 थे, यहाँ पे 16 है। लेकिन ये बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये चैप्टर छोटे छोटे होंगे, इतने लेंथी चैप्टर नहीं है। लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 6। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि पेजेस उतने हैं, लेकिन उनकी जो डिवीज़न है वो आपको ज़्यादा चैप्टर्स में ऑब्ज़र्व होगी। तो बुक ओवरव्यू में आपको फर्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि आपके जो चैप्टर डिवीज़न है वो क्या है। आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक ये जो पोर्शन होगा ये है जी इनऑर्गेनिक पोर्शन, ठीक है? ये आपके पास है इनऑर्गेनिक पोर्शन। यहाँ पे आपके पास जितने भी मिनरल्स हैं, मींस ऐसे आपके पास केमिकल्स जो कि विदाउट कार्बन है, जो आपको अर्थ क्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे केमिकल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? कार्बन कंपाउंड्स को छोड़ के रिमेनिंग जो भी आपके पास केमिस्ट्री में है आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इनऑर्गेनिक पोर्शन आपके पास होगा चैप्टर 1 to 6। ओके, सेकंड पोर्शन आपके पास है चैप्टर नंबर 7 to 13। आपकी बुक का ये कहते हैं हार्ट है, ये दिल है। ये जिस बच्चे को 7 to 13 नहीं ना आता, यकीन करें कि उसका ना ई कैट होगा, ना एमडी कैट होगा, और ना उसका फाइनल पेपर होगा। तो इस वजह से 7 to 13 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ये पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पोर्शन आपका कंसिस्ट करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 7 to 13। ओके, इसके बाद 14, 15, 16 ये आपके पास छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 14 आपके पास कंसेप्ट लेकर आएगा बायोकेमिस्ट्री का। इसमें कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होंगी, आपके पास ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका जो लिंक है वो बायोलॉजी के साथ है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, डीएनए एक्स्ट्रा, ठीक है? ये आपके पास पोर्शन कंसिस्ट करेगा 14 चैप्टर। 15 चैप्टर आपके पास होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है? इसमें आप कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। ये भी एक आपके पास स्मॉल चैप्टर है, और इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर आपके पास हो, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ये देख लें ज़रा कि आपके पास जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बुक है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपके पास 5 बेसिक फील्ड हैं केमिस्ट्री के, जिनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जाएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को थोड़ा सा हम डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है? और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बारे में मैं एक बात स्टूडेंट को लाजमी बोलता हूँ
जिस तरह पाकिस्तान में आपको तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ठीक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन पे इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, इक्वेशन पे इक्वेशन मिलेगी। तो फुल ऑफ इक्वेशंस आपकी बुक है। सिंपल टिप आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि कोई इक्वेशन आपको तंग ना करें, तो बेटे ये बात याद रखिए, आपने इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि कोई इक्वेशन आपको भूले ना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अब तुम मुझे याद नहीं आते क्योंकि अब तुम याद हो गए हो, तो किसी चीज़ को याद ही इतना अच्छी तरह करो कि वो भूल ही ना पाए, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरव्यू था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। अब हम चलते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ, ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, इस वीडियो में आपने कंसेप्ट लेना है पेपर पेयरिंग स्कीम का। आपको पता होना चाहिए कि हर साल जनवरी में फाइनल पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो हमें पता चलती है, और जैसे ही हमें पता चलती है हम स्टूडेंट को बताते हैं। तो जो पेपर पेयरिंग स्कीम प्रीवियस ईयर की होती है उसमें प्लस माइनस आप ये कह लें कि 10% प्लस माइनस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वही पेयरिंग स्कीम आपके सामने आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस स्टेशन पे कितने टाइम के लिए रुकना है, और किस स्टेशन से कितना खाना खाना है, और किस स्टेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, मींस कि किस चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो पेपर पेयरिंग स्कीम सबसे पहले आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर चैप्टर की इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको क्योंकि पता चल चुका है कि आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ MCQ आपको जो पेपर में प्रोवाइड किए जाते हैं वो कितने होते हैं, 17। तो इसका मतलब कि एक MCQ हर चैप्टर से आने वाला है। 1 MCQ फ्रॉम ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स एक्सेप्ट 14। चैप्टर नंबर 14 में से आपको पूछे जाएंगे 4 MCQ, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 2 MCQ, और रिमेनिंग हर चैप्टर से 1 MCQ। तो इस तरह आपके 17 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके पास 90% चांसेस यही होंगे कि आपसे एक्सरसाइज वाला MCQ पूछा जाए, ठीक है। तो इस वजह से एक्सरसाइज वाले MCQ आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, आपको हर वक्त आने चाहिए, ओके। जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास 3 फर्दर जो है वो डिवीजन होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो जो फर्स्ट डिवीजन आपके पास है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 12 आउट ऑफ 12, 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 से आपको पूछा जाएगा 1, चैप्टर 2 से 3 पूछे जाएंगे, चैप्टर 3 से 3 पूछे जाएंगे, चैप्टर 4 से 1 पूछा जाएगा, चैप्टर 15 से 2 पूछे जाएंगे, और चैप्टर 16 से भी 2 पूछे जाएंगे। इस तरह आपके पास 1 2 3 4 मीन्स 1 to 4 आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 15 16 रिमेनिंग 4 प्रोवाइड करेगा, आपकी अपनी चॉइस है जिस चैप्टर को आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। फाइनल जो पिक्चर होगी डेफिनेटली वो आपको जब फिज़िकल क्लासेस होंगी तो उस वक्त आपको बाकायदा बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपने करना है और कौन सा चैप्टर भी करना है, ठीक है, ओके। सेकंड पोर्शन आपके पास अगेन 12 आउट ऑफ 8 आपने जो है वो आउट ऑफ 12 8 आपने अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 5 से आपको 3 पूछे जाएंगे, चैप्टर 6 से 1, 7 से 1, 8 से 2 पूछे जाएंगे, चैप्टर 12 से 2 पूछे जाएंगे, चैप्टर 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह आपके पास टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन 12 होंगे, आपने कितने करने हैं, 8, ठीक है, ओके। थर्ड पोर्शन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का होगा 9 आउट ऑफ 9 आपने 6 करने होंगे, चैप्टर 9 से 2 पूछे जाएंगे, 10 से 2 पूछे जाएंगे, 11 से 2 पूछे जाएंगे, 14 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपके पास टोटल नंबर ऑफ MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे 9 आउट ऑफ 9 आपने 6 करने हैं, वो किसी भी चैप्टर से आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम असल पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, डैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो फर्स्ट आएगा वो आएगा चैप्टर 1 + 4, ठीक है, 1 + 4, एक पार्ट 1 से
और सेकंड पार्ट उसका होगा 4th चैप्टर से। 8 नंबर का आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर 6 और 16 का कम्बिनेशन होगा। देन 7 + 12 का कम्बिनेशन होगा। देन 8 + 10 का कम्बिनेशन होगा। और उसके बाद 9 + 11 का कम्बिनेशन होगा। 9 + 11 का कम्बिनेशन होगा। ये बात बेटे याद रखिए, बहुत अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चैप्टर 7 to 13 कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया, तो पेयरिंग स्कीम चाहे जितनी भी चेंज हो जाए, पेयरिंग स्कीम जितनी भी वो शफलिंग कर दें इसकी, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी हो जाएंगे चैप्टर 7 to 13। तो इस वजह से चैप्टर 7 to 13 आपका जो है वो मेजर पोर्शन है जो कि हमने लाजमी करना है। ठीक है, इन चैप्टर्स के बगैर डेफिनेटली गुजारा नहीं होने वाला। तो हमारी जो अब मूवमेंट होगी, किस चैप्टर से हमने स्टार्ट करना है, किस चैप्टर की तरफ हम चलेंगे, तो बेटे हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 और 2 हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे चैप्टर नंबर 7 पे और अपना जो असल सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1, 2 भी आपके लिए कंपलसरी होगा। चैप्टर 1, 2 आपने लाजमी करना है 7 to 13 के साथ। अब बच्चे थोड़ा सा खुश हो रहे हैं कि 1, 2 हो जाएगा, 7 to 13 हो जाएंगे, ये तो चैप्टर बने ऑलमोस्ट 9, पीछे बचे 7 चैप्टर, इसका मतलब वो नहीं करने। तो देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं थोड़ा वक्फा लेकर। ठीक है, अभी आपने ये चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, लेकिन नो डाउट आपके पास एक ऐसी पिक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप अगर ऑलमोस्ट 6 चैप्टर ना भी करें तो आप 85 आउट ऑफ 85 ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? वो डेफिनेटली जैसे जैसे हमारा सफ़र चलेगा वैसे वैसे सारे राज खुलते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास पेपर पैटर्न था। इसके बाद हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बच्चे, चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के बाद हम चैप्टर 2 करेंगे और उसके बाद चैप्टर 7 की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने इस तरह क्लासीफाई किया है कि आपके पास एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक मैनर, इंटरवल, उसके बाद सिस्टमेटिक, आपके पास सारी जो टर्म्स हैं वो एक ही कंसेप्ट को जो है वो डिफाइन कर रही हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए जा चुके हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आपके पास कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और मेटालिक करैक्टर से करैक्टर नॉन मेटल्स की तरफ मूव करता है। लेकिन जैसे ही आप इंटरवल के बाद मींस पीरियड के बाद जब नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो वही प्रॉपर्टीज़ आपके पास रिपीट होंगी। तो ऐसे मैनर को हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर्टीज़ दोबारा से रिपीट होंगी और इस फिनोमेना को आप कहते हो पीरियोडिसिटी। ठीक है, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मींस फॉर एग्जांपल आपके पास एटॉमिक साइज़ है, आपके पास मेटालिक करैक्टर है, आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगी। ठीक है, सच फिनोमेना इज कॉल्ड पीरियोडिक मैनर। ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी को आप नाम दोगे पीरियोडिसिटी। तो आपने चैप्टर 1 में कंप्लीट कंसेप्ट लेना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्लस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें आप ऑक्साइड्स देखेंगे, हाइड्राइड्स देखेंगे, ठीक है, और हेलाइड्स देखेंगे। ये 3 मेजर कंपाउंड आपने इस पूरे चैप्टर में करने हैं। तो इसकी जो पार्टिसिपेशन है उसको देख लेते हैं कि आपके फाइनल पेपर में इसकी पार्टिसिपेशन कितनी है। तो इस चैप्टर में बेटे आपको 1 MCQ पूछा जाएगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे जो कि इस चैप्टर से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, डेट इज़ 7 मार्क का जो पेपर है वो इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, और इसकी जो पेयरिंग है अकॉर्डिंग टू
पेयरिंग स्कीम ऑफ 2020, वो चैप्टर नंबर 4 के साथ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के साथ है। तो चलते हैं अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? देखिए, पीरियोडिक टेबल आपके पास कोई एक न्यू कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी हम बार बार इसका जो रेफरेंस है वो ले चुके हैं डिफरेंट टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पे आपके पास जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो डेफिनेटली आपके पास एक टेबुलर फॉर्म जनरेट होती है, टेबल जनरेट होता है, जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होंगी जिनको आप पीरियड का नाम दोगे, और वर्टिकल कॉलम्स होंगे जिनको आप ग्रुप्स का नाम देंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह, आ टेबल obtained बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज called periods and vertical columns called groups is called periodic table। ठीक है, और एलिमेंट्स को आपने अरेंज कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक हो गया? तो ये डेफिनेशन आपके पास पीरियोडिक टेबल की है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इस पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको देखते हैं। द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क, अ बेसिक सिस्टम, अ बेसिक कंसेप्ट टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements as well as their compounds। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जब भी हम कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, आपको फर्स्ट ईयर याद होगी, आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें, आप एटॉमिक साइज की बात कर लें, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लें, आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात कर लें, आप मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लें, किसी भी प्रॉपर्टी को ले लो, आपको ये टेबल उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसका बेसिक ट्रेंड प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास ये टेबल ना होता तो डेफिनेटली आपके पास कोई ट्रेंड ना होता, कोई डिफरेंस ना होता, मेटल्स कौन सी हैं, नॉन मेटल्स कौन सी हैं, मेटालाइट्स कौन सी हैं, किन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किन की कम है। तो असल में ये पीरियोडिक टेबल आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसको लेकर आप हर प्रॉपर्टी को सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो उनकी रिएक्टिविटी है, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल आपके पास मेटालिक कैरेक्टर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी रिएक्टिविटीज़ है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप है, या फिर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है, ये आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, these elements are highly reactive। ठीक है, these elements are highly reactive। ये मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन दे रहा है? डेफिनेटली ये आपको पीरियोडिक टेबल ही दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इंट्रो था इस पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन असल में जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास आया कैसे, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, डेट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बात याद रखिए, जब भी आप किसी सिस्टम का, किसी कंसेप्ट का फाइनल फॉर्म ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम आजकल के दौर में पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं, एलिमेंट्स की उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दिन में जो आपके पास वो फाइनल शेप में आ गया होता है। उसके पीछे कुछ साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत होती है, उनका पैशन होता है, ठीक है, उनकी सोच होती है, उनका वर्क होता है। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क को लेकर आपके पास पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री है ये फैसिनेटिंग है, मींस कि ये दिलचस्प है, इसमें एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि अगर एक साइंटिस्ट ने ये किया तो दूसरे साइंटिस्ट ने किस बेस पे
एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और किस तरह हम अपनी फाइनल शेप तक पहुँचे। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं अपने फाइनल पीरियोडिक टेबल की तरफ। ठीक है, हमारे फाइनल पीरियोडिक टेबल की तरफ। दीज आर नंबर 1 अल-राज़ी। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि हर काम का जो स्टार्ट है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ही करता है। वो अलग बात है कि बाद में जो है वो हम ज़वाल का शिकार हुए और सब कुछ अंग्रेज़ों ने संभाल लिया। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट साइंटिस्ट अल-राज़ी होंगे, सेकंड डोबनाइनर होंगे, थर्ड न्यूलैंड, फोर्थ मेंडलीव एंड लास्ट वन मोज़ले। ठीक है, ये 5 साइंटिस्ट का जो वर्क है हम ऑब्जर्व करेंगे 1 बाय 1 और अपने फाइनल पीरियोडिक टेबल तक पहुंचेंगे और इसकी फैसिनेटिंग हिस्ट्री को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, डेट इज़ अल-राज़ी। अल-राज़ी की आप पिक्चर देख लें पहले। ओके, अल-राज़ी ने सिंपल उस वक्त के जितने एलिमेंट्स थे, ठीक है, और जितने उनके कंपाउंड्स हैं उनको डिवाइड किया बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये आपके पास एक सिंपल कंसेप्ट था जिसकी बेस पे अल-राज़ी ने एक सेंस डेवलप की कि एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करना चाहिए, उनकी भी डिफरेंट क्लासेस होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी बेस पे हो। तो स्टार्ट लिया अल-राज़ी ने ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक करैक्टर एंड नॉन मेटालिक करैक्टर्स। मीन कि उसने मेटल्स को एक साइड पे कर दिया और नॉन मेटल्स को एक साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट स्टार्ट था जो अल-राज़ी ने आलम किया। ठीक है, उसके बाद डोबनाइनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पिक्चर देख लें। डोबनाइनर ने बेटे आपको प्रोवाइड किया लॉ ऑफ ट्राइएट्स। ट्राइएट्स का मतलब होता है 3, द ग्रुप ऑफ 3, द ग्रुप ऑफ 3। 1829 में इस साइंटिस्ट ने आपको लॉ ऑफ ट्राइएट प्रोवाइड किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक masses ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइएट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्योंकि ग्रुप ऑफ 3 है तो जो सेंटर में एलिमेंट होगा ना उसका एटॉमिक मास रिमेनिंग 2 के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये एक ट्राइएड है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का जो मास है वो कितना होता है 7, सोडियम का 23, पोटाशियम का 39। तो अगर आप इसको और इसको प्लस करते हैं डेट इज़ 46 और इन दोनों का एवरेज लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 23। ठीक है, 23। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्राइएड आ गया। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइएड। अच्छा जी, अब सेकंड ट्राइएड आपके पास ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि ब्रोमीन का जो मैस है वो कितना आया। ठीक है, मैसेज करके बताइए कि ब्रोमीन का मैस कितना आया। आयोडीन, क्लोरीन, अगर फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज का नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल किस लिए है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट चैप्टर के 3rd या 4th पेज पे आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से मैसेज लीजिए और इन दोनों का सम करके उसका एवरेज लीजिए, देखिए कि क्या ब्रोमीन का मैस आता है या फिर नहीं आता। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ ट्राइएट्स। ठीक है, अच्छा जी, इसका जो डीमेरिट था मींस ड्रॉबैक था वो क्या था उसको देख लेते हैं। हिज आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइएट्स। इसका मतलब कि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स थे ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट थे जो कि उस वक्त नॉन एलिमेंट थे। ठीक है, 56 फ्यू एलिमेंट्स जो थे वो ट्राइएट्स में कन्वर्ट हो चुके। अब देखिए ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक आइडिया है, आपकी एक सोच है, आपके पास एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सभी एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए। नो डाउट उसने ट्राइएट्स गेन किए लेकिन वो सभी एलिमेंट्स को ट्राइएट्स के मुताबिक अरेंज नहीं कर पाया, तो ये उसका ड्रॉबैक था। इसका मतलब कि नो डाउट एक सोच नहीं थी लेकिन वो आइडिया सब पे अप्लाई नहीं हो सका। ठीक है,
तो इसका मतलब कि ये भी एक ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो सारे एलिमेंट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटे, थर्ड साइंटिस्ट आपके पास है न्यूलैंड। सबसे पहले उसकी पिक्चर देख लें। इस साइंटिस्ट ने आपको 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रोवाइड किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव मींस, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। इस साइंटिस्ट ने आपको जो आइडिया प्रोवाइड किया वो ये किया कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेस, तो फिर आपके पास जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, रीड करते हैं। एवरी 8th एलिमेंट हैज सम प्रॉपर्टी इन कॉमन, मीन्स कि वो एक जैसी प्रॉपर्टी रखेगा with the first element if elements are arranged in increasing order of their atomic masses। ठीक है, मीन्स 8th पे आके प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, तो इस वजह से उसने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जो आपके पास 2 पीरियड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट फ्लोरीन जो कि हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन जैसी होंगी। ठीक है, फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन जैसी होंगी। इसी तरह जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होंगी। ठीक है, अब कुछ का कहना ये होता है, कुछ बुक्स का कहना ये होता है कि इसको म्यूज़िक ज़्यादा पसंद था, तो राग के ऊपर चलते हुए इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव जनरेट किया। जैसे ये देखें, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो दोबारा सा मीन्स 8th एलिमेंट जब आएगा तो सेम जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी, सेम साउंड प्रोड्यूस होगी मीन्स सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ठीक है, उसके बाद अगेन सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस ना करते रहिएगा। ये एक सिंपल आपके पास आप ये कह सकते हैं कि सुनी सुनाई खबर है, इसमें हकीकत वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास है लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसका भी ड्रॉबैक था, डीमेरिट था। क्या था? न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। वो जस्ट कैल्शियम तक अरेंज कर पाया आउट ऑफ टोटल 56 एलिमेंट्स। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 56 एलिमेंट। इसका मतलब कि जैसे ही वो थर्ड पीरियड पे आएगा, थर्ड पीरियड पे जैसे सल्फर के बाद आपके पास आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा पोटाशियम, इसके बाद आ जाएगा कैल्शियम। इसका मतलब कि कैल्शियम तक वो अरेंज कर पाया। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उनको वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव अरेंज नहीं कर पाया। इसका मतलब कि अगर आपका सिस्टम सभी एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से जो आपके पास लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली। ठीक है, अब जो है 4th साइंटिस्ट दैट इज़ मेंडलीफ, उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे कल के लेक्चर में। आज रखिए इतना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।